नमस्कार मित्रों, आज जिस व्यक्ति के बारे में, जिस शख्स के बारे में मैं आपसे साहित्यिक सरोकारों के संदर्भ में बातचीत कर रहा हूँ, वह व्यक्ति कितना बड़ा था इस बात का आप अनुमान आप ही लगाइए। हिंदी साहित्य के इतिहास में चंद गिने चुने नाम ऐसे हैं जिन्हें समीक्षा के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में अधिकार संपन्न माना जाता है, अथॉरिटी माना जाता है। आप ये कह सकते हैं सादी सी ज़बान में कि अंग्रेज़ी में कोई बात कही जाए शब्द एक तो वो सादा बन जाता है। और मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ, मैनेजर पांडे, वो नहीं रहे हमारे बीच में, इसलिए उनका उल्लेख मैं किसी शोक की मुद्रा में नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां जो हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति विरले होते हैं और एक पूरे के पूरे काल खंड पर वो लोग हावी रहते हैं। लेकिन अब उम्र भी हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है और कहीं कहीं ये भी होता है कि अब इससे ज़्यादा व्यक्ति क्या दे लेगा अपने परिवेश को जो दे गए हैं। हिंदी में आलोचना के क्षेत्र में 3 या 4 प्रमुख समीक्षक हुए हैं और 3 जो शिखर समीक्षक माने जाते हैं उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके अलावा बाकी 2 और हैं। इनमें से 3 में से दूसरा नाम मैनेजर पांडे का भी है और तीसरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और मैनेजर पांडे दोनों को एक ही स्कूल का, अर्थात एक ही वैचारिकता का आलोचक माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद मित्रों, वामपंथी रुझानों के बावजूद इन लोगों ने कभी भी आलोचना करते हुए या एक समीक्षक की दृष्टि रखते हुए कभी भी पक्षपात नहीं लिया कि ये फलां जो है टिप्पणी ये दक्षिणपंथी है, ये कृति जो आई है ये दक्षिणपंथी कृति है। ऐसा नहीं है। कृति के बारे में और समीक्षा के स्तर पर ये लोग सदा बहुत सारी अपनी निजी धारणाओं से ऊपर उठे रहे हैं और यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जब आप अपनी वैचारिकता का विरोध तो नहीं करते, लेकिन अपनी वैचारिकता को एक तरफ रखकर किसी भी कृति, किसी भी रचना, उसका जो मेरिट है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसको सबसे पहले रखते हैं और उसके अनुसार अपनी टिप्पणी जो है वो दे देते हैं और उस टिप्पणी की कई वर्षों तक चर्चा चलती रहती है। आचार्य शुक्ल कितने खतरनाक थे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बार उन्होंने कवि केशव के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है, और केशव के समर्थक या केशव के प्रशंसक बाद में हट ठान के बैठ गए कि ये टिप्पणी जो है ये एक प्रकार का आरोप है, इसको तो धोना ही चाहिए हमें। बहुत सारी बातें की गई और आचार्य शुक्ल की आलोचना भी हुई, लेकिन आचार्य शुक्ल टस से मस नहीं हुए। वो अपनी उसी बात पे अड़े रहे कि मैंने जो कहा था, मेरी मूल भावना को समझने का प्रयास कीजिए। मैं उस आलोचक को कैसे सही मान लूँ या उस कृतिकार को कैसे सही मान लूँ जो कृतिकार केवल उपमा देने के लिए राम की उपमा उलूक से दे दे कि राम भी निरंतर रातों को जागते रहे और वैसे ही बिल्कुल जैसे उलूक जागता है। अगर ऐसी संभावना, ऐसी अभिव्यक्ति कोई कवि देता है तो उस कवि को क्षमा नहीं किया जा सकता। उसको बिना आलोचना के, बिना उसकी इन तत्वों को उछाले बिना, सामने लाए बिना उसको जाने दिया जाए, ये बात बड़ी मुश्किल लगती है, हज़म नहीं होती। और यही दूसरा नाम डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा अपनी जो वामपंथी वैचारिकता के लिए जाने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कुछ अन्य साहित्यकारों के बारे में जो भी उनकी टिप्पणी रही है उसका सम्मान आज भी होता है। और कभी भी किसी भी व्यक्ति ने उनकी किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी या आलोचनात्मक लेख
या आलोचनात्मक निबंध पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। सबसे बड़ी बात ये होती है, और यही स्थिति मैनेजर पांडे की थी। मैनेजर पांडे को यदि आप नहीं मिले तो मैं आपसे बता देता हूँ कि हमारी साहित्य अकादमी में भी उनका आना हुआ था एक बार, और इतने शालीन और इतने सादगी से भरे हुए कि कहीं भी कोई अहम जो है विद्वत्ता का वो उनके सिर पे सवार ही नहीं है। बड़ी शालीनता से, और बड़ी शालीनता से आए, शालीनता से चले गए, अपनी बात कह गए, और जो बात कह गए वो निष्कर्ष ऐसे थे जिनको सभी वर्गों के लोगों ने नमस्कार किया, नमन किया कि यार ऐसा विद्वान किस कालखंड में होता होगा ये समझ नहीं आती। और पश्चिम में तो ऐसे विद्वानों का वैसे ही बड़ा अकाल रहता है। वहाँ तो हर आलोचक जो है वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी वैचारिकता के साथ बंधा होता है। और मित्रों, ये इनके बारे में थोड़े से और तथ्य आपस में बात कर लेते हैं। जिस गांव से इनका ताल्लुक़ था वो गांव अपना साहित्य के क्षेत्र में उसका बड़ा बिहार का ये गांव था। गोपालगंज के पास ये गांव है पंचदेवरी, और वहाँ के ये मूल निवासी थे। और स्वयं बताते थे कि देखो, जब लगन लग जाए, जब अंदर से कोई कुलबुलाहट सी हो जाए ज्ञान की प्राप्ति की, तो आदमी अपनी सीमाओं, अपने संस्कारों से बाहर आ जाता है। तो बताते थे कि बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ना मेरा बाप पढ़ा, ना मेरा दादा पढ़ा। हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का कोई भी, घर में तो क्या, आसपास के परिवेश में भी पढ़ाई लिखाई का कोई रिवाज नहीं था। और इसलिए जब भी मैं जाता था लोग मुझे पढ़वैया बाबू कहकर पुकारते थे। पढ़वैया जो बहुत पढ़ता रहता है, और मेरी पहचान सिर्फ पढ़वैया बाबू की हो गई थी। बाकी मैं क्या सोचता हूँ, क्या लिखता हूँ, और कैसे लिखता हूँ, या कैसे मुझे सम्मान मिलता है, इस बात से गांव वालों का बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सरोकार नहीं होता था। वो इतना जानते थे कि ये हमारा जो है ना गांव का बेटा, ये बहुत इसका सम्मान है, इसको बड़ी इज़्ज़त मिलती है, इसके शिष्यों की संख्या बड़ी विशाल है। और जेएनयू के साथ इनका नाता इतना गहरा रहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ, कि ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो 2-4 शिखर पुरुष माने जाते थे उनमें मैनेजर पांडे भी थे। और कई बार कुछ लोग इन्हें जेएनयू का पर्यायवाची भी कह देते थे कि अगर जेएनयू के बारे में कुछ जानना हो कि वहाँ शिक्षा का, शिक्षण का और हिंदी के साहित्य के बारे में चिंतन का स्तर कितना ऊंचा है, तो मैनेजर पांडे को देख लीजिए, उनकी रचनाएं पढ़ लीजिए, उनके आलोचनात्मक निबंध पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस संस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, ऐसा जब विद्वान जाता है तो निश्चित रूप से अफसोस भी होता है, क्योंकि अब उस ढंग के आलोचक और उस स्तर के विद्वान जो हैं, टीकाकार, वो अब नहीं आ रहे, क्योंकि ये बड़ा श्रम साध्य काम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्वयं को लीन करना पड़ता है पठन पाठन में, और कुछ एक मान्यताओं को तलाश करने में जो जुझारूपन चाहिए, वो जुझारूपन मैनेजर पांडे की पीढ़ी में तो था, उसके बाद उसके दर्शन नहीं होते। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से और पूरे साहित्यिक परिवेश की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। और उनकी जो पुस्तकें हैं वो भी संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। इसमें उनकी एक पुस्तक का उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा, शब्द और कर्म। आपको पता लग जाएगा कि शब्द का कितना ज़्यादा महत्व वो गहरे तक उतर कर समझ चुके थे, आत्मसात कर चुके थे। ये सबसे बड़ी बात होती है। और साहित्य और इतिहास दृष्टि इनकी एक और चर्चित पुस्तक है। साहित्य को इतिहास दृष्टि के साथ जोड़कर देखना, उसका आकलन करना, ये बड़ा एक अद्भुत प्रयोग था। और उसके बारे में भी वो अद्भुत और वो विलक्षण थे। और उनका जैसे आचार्य शुक्ल का विशेष अध्ययन जो है वो तुलसी के बारे में और कबीर के बारे में रहा है,
वैसे ही इनका मैनेजर पांडे का जो विशेष अध्ययन और गहन अध्ययन था वो सूरदास के बारे में था और कृष्ण काव्य के बारे में था और भक्ति आंदोलन के बारे में था। तो भक्ति आंदोलन, सूरदास, कृष्ण काव्य, इन तीनों विषयों को समझना हो तो उसके लिए माध्यम एक ही है, मैनेजर पांडे। उसकी कृतियों के माध्यम से ये चीज़ें आपके सामने बड़ी स्पष्ट होती जाएंगी। धन्यवाद मित्रों।